जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हमारा 1.3 प्रश्नावली में हम लोगों को पढ़ना है परिमेय अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्या हम जब क्लास शुरू किए थे तभी हम आप लोगों को बतलाए थे, लेकिन आज भी हम शुरू कर रहे हैं तो आज भी आपको हम बतला दे रहे हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, उसके बाद पढ़ना है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण 5, 3/2, 6/5, 9/3, 9/5, 9/5, 3, 9, ऐसे कुछ भी जो बाटा में जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सके। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे इधर। यहाँ पे लिखेंगे जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो। देखिए इसमें सबसे ज्यादा दो चीज पर ध्यान देने वाला है, इस पे और इस पे। क्यों, ये अभी आपको हम बतलाएंगे। इस पे और इस पे ध्यान देने का। वैसी संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो। कहने का मतलब है यहाँ पे कि वैसी संख्या जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है बट्टा में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इस संख्या को हम बट्टा में लिखे हैं, 5 को भी बट्टा में लिख सकते हैं हम लोग, एक मान करके जब भी बट्टा का जोड़ बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं, तो ये भी हमारा बट्टा में है। और Q इक्वल टू नॉट जीरो कहने का मतलब है Q के स्थान पर, यानी कि ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया, तो Q के स्थान पर जीरो नहीं आना चाहिए। ये हमारी परिमेय संख्या के परिभाषा में ही है। तो Q का बराबर जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 5/2 है, इसका जो मान आएगा वो हमेशा अनंत आएगा। अनंत कहने का मतलब कुछ भी मान फिक्स वैल्यू नहीं है कि कितना आएगा, इसीलिए यहाँ पे Q इक्वल टू नॉट जीरो होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या को देखें। अपरिमेय संख्या को देखते हैं। यहाँ पे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो √2, √3, √5, यानी कि रूट में जो लगभग रहेगा वो हमारी अपरिमेय संख्याएं रहती है। तो यहाँ पे हमारी वैसी संख्या जिन्हें हम पी वाई यानी कि बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इतना हम लोग जान गए। अब बढ़ रहे हैं आगे, जिसमें हम लोग परिमेय 1.3 को देखने वाले हैं। 1.3 हमारा परिमेय क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है P कोई संख्या है जो कि अभाज्य है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कहने का मतलब है a स्क्वायर बटा P
जब करते हैं तो इस पे कोई संख्या आ जाता है, तो जब a बटे p करेंगे तब भी हमारा एक संख्या कोई आएगा को विभाजित करेगी, यह जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का कहने का मतलब है यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है कोई धनात्मक संख्या है जो कि पूरा है, यानी कि दशमलव में नहीं है। पूर्णांक का मतलब दशमलव में नहीं, यानी कि पूर्णांक का मतलब ही होता है पूरा अंक। तो यहाँ पे कोई ना कोई अंक आएगा जब ए स्क्वायर में p से भागा देंगे तब, तो हमारा जब a में भागा देंगे जब p से, तब भी हमारा कोई पूर्णांक ही आएगा, यहाँ पे कोई पूर्णांक ही आएगा। यही हमारा परिमेय है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला परिमेय यानी 1.4 परिमेय के बाद को देखते हैं। यहाँ पे हमारा परिमेय कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे जब परिमेय में दिया है 1.4 में कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको सिद्ध करके भी आपको लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रश्न उत्तर को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले जब भी आपसे कहे यहाँ पे तो डायरेक्ट कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन जब भी आपसे कहे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग जब भी अपरिमेय संख्या की बात करें तो हम लोग वहां पे उसके उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए हमको बोला है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसके उल्टा माने हैं परिमेय संख्या। उसके बाद जब ये परिमेय संख्या है तो हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं इसे, जहां होता है q = नॉट 0, यानी कि q के स्थान पर हम लोग 0 नहीं लिख सकते हैं, और p, q सह अभाज्य है। इसके कहने का मतलब यहाँ पे सह अभाज्य का मतलब होता है वैसी दो संख्या जिसका लॉस यानी कि HCF 1 आता है, उन्हें हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में भी बतलाया था, लेकिन आज भी बतला दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज पूरा सॉल्व करने में प्रश्न उत्तर आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जब इतना हो गया तो हम यहाँ पे देखिए अगर इस q को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा √2 q बराबर p। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखिए √2q का स्क्वायर बराबर होगा p का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p का स्क्वायर p स्क्वायर। अब देखिए आगे यहाँ पे q स्क्वायर को रहने देते हैं, और यहाँ पे p स्क्वायर बटे, अगर इस 2 को इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, यहाँ पे आया है q स्क्वायर बटे p स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 है, चूंकि जब भी कोई संख्या में हम लोग भाग देंगे तो वो संख्या कोई भी संख्या आएगी वो पूरा अंक यानी कि पूर्णांक आएगा। तो जब चूंकि q एक पूर्णांक है तो q स्क्वायर जब कोई भी पूर्णांक यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ये भी हमारा पूर्णांक ही है। तो यहाँ पे q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। जब q एक पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, इसीलिए जब q स्क्वायर पूर्णांक है तो कोई भी संख्या इधर मान लीजिए 2 है, उधर 2 है, x है, तो ये दोनों बराबर कब है, जब x के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 बराबर 2 होगा, यानी कि इधर भी पूर्णांक है तो इधर भी पूर्णांक है। तो इसलिए p स्क्वायर बटा 2 भी एक पूर्णांक है। लिखेंगे p स्क्वायर बटे 2 भी एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब है तब इसलिए p स्क्वायर 2 को विभाजित
करेगा, पी स्क्वायर 2 को विभाजित 2p² को विभाजित करेगा। यहाँ पे हम लोग उल्टा लिख दिए, यहाँ पे हो जाएगा 2, p² को विभाजित करेगा, 2p² को विभाजित करेगा, या इतना बड़ा ना लिख कर यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम p² 2 से भाज्य है। जब p² 2 से भाज्य है तो हमने यहाँ पे परिमेय पढ़ा है यहाँ पे कि जब a² भाज्य है p से तो a भी भाज्य होगा p से, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p 2 से भाज्य है, ये भी हमारा 2 से भाज्य है। तो फिर यहाँ पे मान लेंगे एक, माना p/2 बराबर k कोई पूर्णांक है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि k कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, मान लीजिए p में 2 से जब भागा देंगे तो k कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, इसलिए मान लिए k एक पूर्णांक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। मान लिए k हो गया, उसके बाद समीकरण 1 में जब p का मान रखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा p बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2k हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, तो समीकरण 1 में यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा q² बटा p कितना आया है 2k का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे देखिए 2 q का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 4k² बटे 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल होगा 2 मर्द में, तो हमारा q² बटा 2k² हो जाएगा। 2k² हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें k का मान अगर निकालते हैं k² का, तो हमारा हो जाएगा q² बटे 2। अब देखिए हम लोग माने हैं चूंकि जब k एक पूर्णांक है, यहाँ पे हमने आपको बतलाया कि k एक पूर्णांक है, ठीक है। जब k एक पूर्णांक है इसलिए k² भी पूर्णांक होगा। k² पूर्णांक है, ठीक है। तो जब q² 2 से जब k² पूर्णांक है तो हमारा यहाँ पे q² बटा 2 भी, इसलिए q² बटा 2 भी एक पूर्णांक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसीलिए ये भी एक पूर्णांक है। तब लिखेंगे फिर इसीलिए q² 2 से भाज्य है, इसलिए q 2 से भाज्य होगा। जब q² 2 से भाज्य है तो q भी 2 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे फिर मानेंगे, माना q बटे 2 इक्वल टू k1 मान लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे q² बटे 2 को ना मानकर q बटे 2 को मानेंगे कि एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जहाँ k1 बराबर पूर्णांक है, ठीक है। तो हमारा q इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे तो हमारा q इक्वल टू हो जाएगा 2k1 हो जाएगा हमारा, यह हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
देखिए यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे भी क्यू का मान आया, तो हम क्यों ना समीकरण 3 में क्यू का मान रख दे। समीकरण 3 में क्यू का मान रखने पर, क्यू का मान जब रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर क्यू का स्क्वायर कहने का मतलब है यहाँ पे क्यू का स्क्वायर मतलब 2k1 का स्क्वायर यानी 2k1 का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे देखिए के स्क्वायर सॉरी यहाँ पे के स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 4k1 का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे 2 से 4 कटेगा 2 में, तो हमारा इस के हो जाएगा के स्क्वायर बराबर k1 का स्क्वायर 2k1 का स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के भी हमारा पूर्णांक है और हमारा k1 भी एक पूर्णांक ही है, पूर्णांक है और दोनों में हमारा देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों में 2 से गुना हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 2p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनफल है, गुणनखंड कहिए या गुणनफल कहिए दोनों बराबर है, गुणनखंड है। इसलिए p व q सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसका HCF 1 आता है। जब इसका दोनों के गुणनफल में जब 2 है तो हमारा 2 गुने 1 करेंगे तो हमारा HCF जो आएगा हमेशा 2 आएगा, इसीलिए यह सह अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद लिखेंगे जो कि हमारी पूर्ण कल्पना का विरोधाभास है, तो लिखेंगे यहाँ पे जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम आप लोगों को इतना लिखे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अब हम बतला देते हैं। देखिए समीकरण 1 और 4 की बात करते हैं यहाँ पे, तो दोनों में देखिएगा तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे यार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ना समीकरण 2 मानकर इसको मानिए समीकरण 2, क्योंकि के का मान यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे समीकरण 2 की बात करें तो 2 इसमें भी कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है, और इसमें 4 में भी, समीकरण नंबर 4 में भी 2 कॉमन है, इसलिए इसका जो HCF आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि जो संख्या है कॉमन होती है, उभयनिष्ठ जो होती है, वही संख्या हमारा HCF के अंदर आता है। तो यहाँ पे 2 और 1 जो रहेगा कॉमन दोनों में, तो इसीलिए इसका HCF 1 आ जाएगा, जिसके वजह से ये
हम लोग माने हैं सह अभाज्य, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारे यहाँ पे लिखे हैं कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 2 p और q का उभय एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए p व q सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे जो कि हमारी पूर्व कल्पना यानी हम जो पहले माने थे उसका विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व का मान्यता यानी जो हमने पहले माना था वो हमारी मान्यता गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से बनेगा सेम टू सेम, बस जहां पे हम लोगों ने √2 लिखा है वहां पे √3 लिखेंगे, और हमारा ये जो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करने के लिए हमारा उदाहरण है। तो इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि हम लोगों ने सिद्ध किया √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना, यहाँ पे भी मानेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √3 बराबर p/q हो जाएगा, जहाँ q = नॉट जीरो और p व q सह अभाज्य है। देखिए ये आप लिखते लिखते अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको सभी बातें याद हो जाएगा, अगर याद कर रहे हैं तो, अगर नहीं तो समझ रहे हैं। देखिए हम आपको पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये बार बार रिवाइज करते हैं तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। पूरा का मतलब पूरा, आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। इसमें ऐसा है कि ज़्यादा लैंग्वेज लिखना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 q बराबर p हो जाएगा। इतना हो गया, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा और q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए q स्क्वायर हो जाएगा हमारा p²/3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे q एक पूर्णांक है, चूंकि हम जानते हैं q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है, इसलिए q² भी एक पूर्णांक है। जब q² एक पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p²/3 भी एक पूर्णांक है। जब हम पूर्णांक कह दिए तो इसलिए p² 3 से भाज्य है। जब कोई भी संख्या भाज्य होगी तभी पूर्णांक आएगा, इसलिए जब p² 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य होगा। इतना हम लोग लिख लिए। पुनः मानेंगे हम लोग। अब हम लोगों को p का मान निकालना है, तो p बराबर मान लेंगे 3k, जहां k पूर्णांक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग p का मान निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने गलती मान लिया है, यहाँ पे हमको 3 को इधर रखना चाहिए, क्योंकि 3p को हम लोग मानेंगे k, सॉरी यार 3p को नहीं, p/3 को, p/3 को, क्योंकि p²/3 जब भी कटेगा तो एक पूर्णांक आएगा। तो हम लोग कोई पूर्णांक आ रहा है, मान लीजिए हम लोग k मान लिए कि k कोई पूर्णांक आ रहा है जब कट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा p = 3k हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया हमारा। तो हम लोग समीकरण 1 में, यहाँ पे 1 में अगर हम लोग p का मान रख दें, यहाँ पे p का मान रख दें, तो हमारा देखिए क्या बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर
समीकरण 1 में p का मान रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बटे 3, पी स्क्वायर बटे 3, पी स्क्वायर बटे 3 बट्टा में 3 है, पी के जगह पर हमारा कितना है, यहाँ पे पी का जगह पर कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 k का स्क्वायर बटे 3, तो 3 से 3 मर्द में कटेगा तो 3k जाएगा, तो हमारा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3k स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ये हमारा कितना हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अगर हम लोग इतना ना करके k का मान निकाल ले, k का, तो यहाँ पे देखिए k का आएगा, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 3 का। इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 इसको मानेंगे हम लोग। इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, चूंकि जब हम जानते हैं कि क्यू के एक पूर्णांक है, इसलिए के स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक होगा। जब क्यू के पूर्णांक है तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे 3 भी एक पूर्णांक है। क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जब के स्क्वायर बराबर क्यू बाई 3 है, तो जब ये कोई पूर्णांक है तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी एक कोई पूर्णांक आएगा, इसीलिए लिखे हैं। इसलिए क्यू स्क्वायर बटे 3 भी एक पूर्णांक है। तो फिर लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है। जब भाज्य 3 से होगा तभी ना पूर्णांक यानी कि पूर्णांक आएगा कोई। जब क्यू स्क्वायर भाज्य है तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा, हमने परिमेय पढ़ा है, भाज्य होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हम लोग मानेंगे क्यू बाई 3 को के, तो फिर मानेंगे यहाँ पे माना क्यू बाई 3 बराबर k1, के तो मान लिए हैं यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे कितना को के माने हैं हम लोग 3, पी को हम लोग के माने हैं, पी बटे 3 को हम लोग के माने हैं। अब हम लोग को क्यू का देखना है, पी देख लिए, उसके बाद क्यू को k1 मान लिए, माना जहाँ k1 पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3k1, 3k1 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए हम लोग पाते हैं क्या, समीकरण नंबर 2 में 3 कॉमन है। देखिए क्यों कॉमन है कि ये भी एक पूर्णांक है और k1 भी एक पूर्णांक है, हमारा k1 भी एक पूर्णांक है, तो दोनों में हमारा जो कॉमन आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 3p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए p व q सअभाज्य संख्या नहीं है। जो हम लोगों ने माना था p और q सअभाज्य संख्या है, वो तो हमारा मान्यता गलत हो गया कि सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उनका HCF हमारा 1 नहीं आ रहा है बल्कि 3 आएगा, 3 गुने 1, क्योंकि 3 कॉमन है तब एक भी कॉमन है, तो अगर बात करते हैं तो 3 इसका HCF आ जाएगा, जिसके वजह से सअभाज्य तो नहीं हुआ। ठीक है, जो अब लिखेंगे जो कि हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है,
अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है, हमने जो पहले माना था वो गलत है। अतः क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने उदाहरण 9 को देखा, परिमेय 1.4 को देखा और 3 को देखा, यहाँ पे 4 को और 3 को। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण नंबर यहाँ पे 9 हो चुका है, 10 और 11 को करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रश्न की तरफ जिसमें 5-6 शायद प्रश्न है। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।